हेलो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बार अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालयों की बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन कराने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों, पिछले कई बार से हम केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका कक्षाओं में जो एडमिशन होते हैं उन पर लगातार वीडियोस लाते रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि केंद्रीय विद्यालय की जो बाल वाटिका कक्षाएं हैं उनमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, यानी कि किस रिजर्वेशन के आधार पर, किस प्रायोरिटी के आधार पर बच्चे को केंद्रीय विद्यालयों में सीट अलॉट होती है। ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर बच्चे के माता पिता जो कि सरकारी नौकरी में नहीं है तब भी बच्चों का केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होता है। वो कैसे होता है, कैसे आप आसानी से करवा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में जो प्रायोरिटीज चलती हैं, जिनके बेसिस पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है, तो ये प्रायोरिटी क्या होती है। तो दोस्तों, दो तरह के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। एक होता है सिविल या डिफेंस सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय, दूसरा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय। तो पहले हम देखते हैं सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उसमें कौन कौन सी प्राथमिकता लगती है। तो दोस्तों, कैटेगरी 1 में जो केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे हैं, जैसे आर्मी, रेलवे, डाक, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है और इनको पहली प्राथमिकता मिलती है, इनको प्रायोरिटी 1 मिलती है। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो केंद्रीय पीएसयूज के कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि महारत्न, नवरत्न, मुनिरत्न, आईआईटी, एम्स, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बैंक या फिर केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं। इस तरीके से जितने भी पीएसयूज हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को कैटेगरी 2 में रखा जाता है, उनको दूसरी प्राथमिकता मिलती है। पहले मैं आपको प्राथमिकता श्रेणी बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस कैटेगरी को कैसे एडमिशन मिलता है। ठीक। उसके बाद दोस्तों, कैटेगरी 3 में आते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य आदि। इसी तरीके से कैटेगरी 4 में राज्य पीएसयू के कर्मचारी के बच्चे, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे कि जल निगम हो गया, कॉर्पोरेशन वगैरह जो है, ये कैटेगरी 4 में आते हैं। अब दोस्तों, कैटेगरी 5 में वो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है। बच्चे के माता पिता या तो खेती करते हैं, किसान हैं, या फिर बच्चे के माता पिता बिजनेसमैन हैं, या फिर बच्चे के माता पिता जो है वो दुकानदार हैं। इस तरीके से कोई भी एक्सवाइजेड जो अपना निजी निजी कार्य करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं, वो सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है एडमिशन होता है। अब कैटेगरी 1 को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। सपोज दैट कि केंद्रीय विद्यालयों में जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी 1 में कोई बच्चा है जिसके माता या पिता रेलवे में काम करते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जिसके माता या पिता कोई एक वो रेलवे में काम करता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होना है। तो अब दोस्तों, बच्चे के माता या पिता जो है वो रेलवे में काम करते हैं, एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, उसके माता या पिता जो है वो डाक में काम करते हैं। तो दोनों के लिए जो प्रायोरिटी बनेगी वो प्रायोरिटी 1 बनेगी। ठीक। अब दोनों में से पहले किसको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्टर और होता है कि दोनों के माता या पिता जिसके आधार पर वहां पर एडमिशन ले रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय में, उनमें किनके पिछले नंबर ऑफ ट्रांसफर पिछले 7 साल में ज्यादा हुए हैं। मतलब जिस बच्चे के माता या पिता के नंबर ऑफ ट्रांसफर पिछले 7 साल में ज्यादा हुए रहेंगे उनको पहले दे दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया ना कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे के माता पिता रेलवे में काम करते हैं, दूसरे जो बच्चे हैं उसके माता पिता डाक में काम करते हैं। तो कैटेगरी तो दोनों की 1 हो गई, प्रायोरिटी भी दोनों को 1 मिलेगी। अब दोनों में से पहले किसको लें। तो दोस्तों, ये देखा जाएगा कि पिछले 7 साल में किन के माता पिता का कितनी बार ज्यादा ट्रांसफर हुआ, जिसका ज्यादा हुआ रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है कि बच्चा कौन सी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। तो दोस्तों, जो रिजर्वेशन मिले हैं, अभी मैं आपको वो टेबल दिखाऊंगा रिजर्वेशन किसको कितना मिलता है, फिर उसके आधार पर वहां पर उसको रिजर्वेशन मिलता है। सपोज दैट एक बच्चा जो है जनरल है और एक बच्चा जो है एससी है, तो दोनों की जो प्रायोरिटी है वो 1 हो गई। ठीक है, अब एक बच्चे के पिछले 7 साल में ट्रांसफर जो है वो ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी 1 प्लस अब उसको और ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई, सबसे पहली प्रायोरिटी मिल गई क्योंकि उसके माता या पिता के जो पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए वो ज्यादा हुए हैं, प्लस वो एससी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि सबसे पहले एडमिशन उसका होगा। इसी तरीके से इन सभी कैटेगरीज में वो एडमिशन की जो प्रक्रिया है इसी तरीके से चलती है। और सेम इसी तरीके से दोस्तों, जो दूसरे तरह के केंद्रीय विद्यालय हैं, पीएसयूज या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय, उनमें भी यही प्रायोरिटी चलती है। यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पे सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है जिन पीएसयूज या फिर इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग में केंद्रीय विद्यालय हैं और उनको वही वही इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर पीएसयू स्पॉन्सर कर रहा है और वहीं का कर्मचारी अपने बच्चे का फॉर्म उसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अपने बच्चे का भरता है, तो उसको वहां सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आईआईएम अहमदाबाद में केंद्रीय विद्यालय है, तो आईआईएम अहमदाबाद का जो केंद्रीय विद्यालय है उसको स्पॉन्सर कर रहा है आईआईएम अहमदाबाद, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में काम करने वाले, यानी कि आईआईएम अहमदाबाद में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चे का फॉर्म अगर आईआईएम अहमदाबाद के केंद्रीय विद्यालय में भरते हैं तो उनके बच्चे को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। भले ही उसके नीचे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हों या पीएसयूज के बच्चे हों, उनको नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता उस बच्चे को दी जाएगी। उसके बाद जो सारी प्रायोरिटीज हैं वो सेम है पिछले की तरह। इस तरीके से प्रायोरिटी चलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लॉटरी प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि केवी एडमिशन में लॉटरी की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली लॉटरी निकलती है वो आरटीई कोटा के तहत निकलती है। अब ये आरटीई कोटा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता तो जो दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दी जाती है, फिर दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, और तीसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, और चौथी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय को दी जाती है। तो दोस्तों अब जो बाकी बचे गए जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए आरटीई कोटा। दोस्तों अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप में आते हैं तो आपके लिए आरटीई कोटा ओपन है। ये जो आरटीई कोटा होता है इसमें जो 25% सीट्स होती हैं बिल्कुल रिजर्व होती हैं, इसमें सरकारी नौकरी वाले इंटरफेयर नहीं करते। सबसे पहले जो सीट केंद्रीय विद्यालय में मिलती है 25% सीट्स पे एडमिशन होता है, बाकी जो बचेंगी उन पे जो है सरकारी नौकरी के बच्चे, सरकारी नौकरी करने वाले के जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी केंद्रीय विद्यालय में 40 सीटें हैं तो 40 में से 10 सीट पहले ही निकाल कर रख दिया जाता है आरटीई कोटा के तहत। ये वो बच्चे हैं जिन बच्चे के माता पिता किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, ठीक है, ये ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये इनके लिए रिजर्व होती है। अभी मैं आपको आगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आरटीई कोटा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले 10 सीट उनको अलॉट हो जाएंगी। अब जो बाकी बची 30 सीट है उनमें ये सब प्रायोरिटी वगैरह चलती हैं, पहली प्राथमिकता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये उनके लिए है। तो बहुत अच्छा मौका है, 40 में से 10 सीट बहुत ज्यादा सीट होती हैं। ये तो मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में 6 सेक्शन होते हैं। तो 6 सेक्शन होने का मतलब है कि 10 into 6 मतलब 60 सीटें होती हैं। तो बहुत अच्छा मौका होता है दोस्तों। और कहीं कहीं पर 2 शिफ्ट के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो अगर एक शिफ्ट में 6 सेक्शन है तो टोटल 12 सेक्शन हो गए, तो 120 सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो आरटीई कोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरटीई कोटा में एडमिशन लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि लॉटरी की प्रक्रिया कैसे होती है। अब जो दूसरी लॉटरी होगी वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज बच्चे, जो कि दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी होती है, जो 3% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं, ठीक। अब इस तरीके से तीसरी लॉटरी होती है। अब जाके कैटेगरी 1 वाले यहाँ पर आएंगे, मतलब फर्स्ट लॉटरी और सेकंड लॉटरी होने के बाद जो बाकी सीटें बची उनके लिए अब कैटेगरी 1 वाले आएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ लॉटरी जो होगी वो कैटेगरी 2 के लिए आती है। फिर फिफ्थ लॉटरी जो होती है जो बचे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चे हैं उनके लिए होती है। इसके बाद भी अगर सीटें बची रह जाती हैं तो फिर वो 6th लॉटरी आती है, वो कैटेगरी 3 यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, उनके लिए होती है। फिर 7th लॉटरी जो होती है वो कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट के जो पीएसयूज या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है उनके कर्मचारी के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद जो 8वीं लॉटरी होती है वो कैटेगरी 5 यानी कि आम पब्लिक के लिए होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, अगर आप आरटीई के अलावा सोचते हैं कि नॉर्मल ये आपकी 6th 7th 8th लॉटरी तक में नाम आ जाएगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कैटेगरी 2 3 तक आते आते ही लगभग हर केंद्रीय विद्यालय में सीटें जो है भर जाती हैं। तो नॉर्मल अगर आप बिना आरटीई कोटा के तहत, अगर आप जो है सरकारी नौकरी में नहीं है और आप चाहते हैं कि बिना आरटीई कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, तो ये मेरा कहना बिल्कुल सही होगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का है। आपका लक है तो हो सकता है, बाकी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो कि सच्चाई है। तो इसलिए दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है और वो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं तो आरटीई कोटा के तहत फॉर्म जरूर भरें। एक और क्राइटेरिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा आरटीई कोटा के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब 9th लॉटरी तब होती है अगर सीट वगैरह खाली रह जाती है तो, वरना नहीं होती है। तो सीट तो खाली ही नहीं रहती। तो दोस्तों एक नजर मैं आपको बता दूं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है केंद्रीय विद्यालयों में। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को 15%, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको 3% मिलता है। आरटी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटी कोटा के अंतर्गत 25% सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। ये हो गई दोस्तों रिजर्वेशन की बात। अब हम बताते हैं कि आरटी कोटा एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आरटी कोटा एडमिशन के लिए दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, आरटी कोटा उनके लिए होता है जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वंचित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि अगर वो अनाथ है या फिर बच्चा एचआईवी से पीड़ित है या फिर किसी कमजोर आय वर्ग जैसे कि आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित है आते हों, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो आरटी कोटा के एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। यहाँ पर एक डिस्टेंस का भी क्राइटेरिया है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी आपको फुलफिल करना जरूरी होता है। यानी कि जो दूरी का एक मानक है वो भी आपको पूरा करना जरूरी है, तभी आप आरटी कोटा में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। तो वो जो दूरी का मानक है, आपका शहर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी में आता हो। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं
तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की रेडियल दूरी है वो 5 किलोमीटर होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर की रेडियल रेंज में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हैं आरटी कोटा में एडमिशन के लिए। तो जनरली लगभग जो ऊपर वाला है, वंचित समूह या फिर कमजोर आय वर्ग, ये जो जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है वो ये तो फॉलो कर ही लेते हैं, इन ग्रुप्स में आते ही हैं। भाई गरीब है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो इन ग्रुप्स में आ ही जाते हैं। बाकी ये डिस्टेंस वाला जो क्राइटेरिया होता है ये आपको फॉलो करना होता है। तो ये जरूरी है आरटी कोटा एडमिशन के लिए। और आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताते हैं। तो दोस्तों क्या क्या कागजात होने चाहिए आपके पास अगर आप आरटी कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं? तो डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, जो वंचित समूह से अगर आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ST, EWS, जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र, लो इनकम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एक लो इनकम का जो है वो क्राइटेरिया बताया गया है कि इस राज्य के निवासी का जो मासिक आय है या फिर सालाना आय है इससे कम होगी तो वो लो इनकम में आएगा। उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप कमजोर आय वर्ग में आते हैं और आप आरटी कोटा में एडमिशन के लिए पात्र हैं अगर आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस का जो सर्टिफिकेट है वो माँ बाप को देना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वो इतने किलोमीटर के रेडियल रेंज में है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसको आप समझें। आगे बढ़ते हैं और आपको जरूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो आपको चुनना होता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आरटी वगैरह का लाभ लेने के लिए आपको कैसे कैसे चुनना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपकी जो कास्ट कैटेगरी है और उससे संबंधित अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप उसको जरूर चुनें। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप SC जो है जरूर चुनें अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से सारे अगर आप ST हैं या फिर OBC, नॉन क्रीमी लेयर हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र है तो आप उसको चुनें। इससे आपको आरक्षण और आरटी दोनों का लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा अगर आप लो इनकम ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, EWS, BPL आपके पास है तो इसको भी आप चुने, इससे भी आपको आरटी का लाभ मिलेगा। अगर बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में आता है और उसके पास EWS या BPL कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो EWS, BPL जरूर से जरूर चुने क्योंकि उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है आरटी के तहत एडमिशन के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले EWS, BPL जरूर चुने अगर उनके पास इससे संबंधित प्रमाण पत्र है और वो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो इससे उनको आरटी का लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी है। ये हालांकि बाल वाटिका कक्षाओं में नहीं लागू होता है, मैं नॉर्मल कक्षाओं के लिए उसमें बता दे रहा हूँ। अगर आप बाल वाटिका के अलावा किसी दूसरे कक्षाओं में एडमिशन ले रहे हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का प्रोविजन होता है। किसी माता पिता की एक ही संतान हो, वो लड़की हो और कोई उसकी संतान ना हो तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन होता है, इनके लिए सीट रिजर्व होती है, इसमें भी एडमिशन आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए भी आप प्रयास करें। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये बाल वाटिका एडमिशन के लिए लागू नहीं है, ये नॉर्मल दूसरे जो एडमिशन होते हैं दूसरी क्लासेस के लिए उनके लिए लागू होता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी इंपॉर्टेंट बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित जो मैंने आपके साथ शेयर की। जानकारी अच्छी लगी होगी तो जानकारी को समझिएगा, आपस में शेयर भी करिएगा। कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे अपने सवाल जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा एक उद्देश्य है, बढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा देश। तो दोस्तों शिक्षा ही हमारे देश की जो है वो रीढ़ है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमेशा से जो है वो साथ देगी। तो इसमें आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने आसपास अपने दोस्तों रिश्तेदारों में अपने फैमिली में जिनके भी जान पहचान में हो आप उन सबको ये वीडियो हमारा शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी हो कि इस तरीके का एडमिशन होता है और ऐसे बच्चों को अच्छी क्वालिटी शिक्षा मिले जिसके लिए वो पात्र हैं। तो दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियोस को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और आपके सामने ये जो वीडियोस दिख रही हैं ये भी एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, इससे भी आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।